एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है जिससे हमारे एरिथ्रोसाइट्स जन्मते हैं, विकसित होते हैं और पूरी तरह से मैच्योर होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस में सिर्फ आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है, पर हीमेटोपोइसिस वो प्रोसेस है जिससे ब्लड के सारे सेल्स विकसित होते हैं। पोइसिस यानी बनना और एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट्स। अब वैसे देखा जाए तो एरिथ्रोपोइसिस हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। बच्चे के गर्भ में होने तक एरिथ्रोपोइसिस 3 जगहों पर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में बनते हैं। तो पहला स्टेज है गर्भावस्था के 2 महीने तक। तब फीटस के मेसेनकाइमल सेल से एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। ये मेसेनकाइमल सेल्स आपके फीटस के योक सैक का हिस्सा होता है। क्योंकि ये मेसेनकाइमल सेल से बनते हैं तो इस स्टेज को मेसोप्लास्टिक स्टेज भी कहा जाता है। 2 महीने के बाद से गर्भावस्था के 6ठे महीने तक आरबीसीज शिशु का लीवर बनाता है और इसलिए इसे हिपैटिक स्टेज कहते हैं। गर्भावस्था के लास्ट 3 महीने आरबीसीज बोन मैरो में बनने लग जाते हैं। इस टाइम पीरियड में बोन मैरो और लीवर दोनों आरबीसीज बनाते हैं और क्योंकि इस स्टेज में ज़्यादातर एरिथ्रोसाइट्स आपके बोन मैरो बनाता है तो इस स्टेज को माइलॉइड स्टेज भी कहते हैं। नवजात शिशु, बच्चों और बड़ों में एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में ही होता है, पर नवजात शिशु और बच्चों में 20 साल की उम्र तक ये हमारे लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स में होता है। 20 साल के उम्र के बाद धीरे धीरे ये जो हमारा बोन मैरो है उसमें फैट या चर्बी जमा होने लगती है, जिस वजह से ये बोन मैरो आरबीसीज सिर्फ वहीं से बनाता है जहाँ चर्बी ना जमी हो। इसीलिए बड़े बुजुर्गों में आरबीसीज लॉन्ग बोन्स के एंड में हमारी रीढ़ की हड्डियों से रिब्स, स्टर्नम, इलियक बोन और स्कल में ही बनता है। अब बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस के एक्चुअल प्रोसेस की। एरिथ्रोपोइसिस स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स वो प्राथमिक सेल्स हैं जो कई अलग प्रकार के सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। ये सेल्स विकास के वक्त जिस सेल्स की ज़रूरत है उस सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिससे उस सेल की कमी नहीं हो पाती। अब जो स्टेम सेल्स हमारे ब्लड के सेल्स बनाते हैं उन्हें हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। इन हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को बोन मैरो के अंदर अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोएटिक सेल्स कहते हैं। अनकमिटेड यानी जो किसी एक से जुड़ा ना हो। तो ये जो हीमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में किसी भी सेल्स में बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें अनकमिटेड कहा जाता है। यही अनकमिटेड सेल्स बाद में कमिटेड हो जाते हैं, यानी एक प्रकार के सेल से जुड़ जाते हैं। तो तब इन सेल्स को कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो ये कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी 2 टाइप के होते हैं, लिम्फॉइड सेल्स और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स ही ब्लड के लिम्फोसाइट्स को छोड़कर बाकी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स को बनाता है। इनको कॉलोनी फॉर्मिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक साथ ग्रुप में पाए जाते हैं। अब अगेन इनमें भी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, जीएम और एम होते हैं, जिसमें से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई यानी एरिथ्रोसाइट हमारे आरबीसीज में कन्वर्ट होते हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस के टाइम आने वाली चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो CFUE सेल का साइज कम हो जाएगा। तो ये सेल्स 25 माइक्रोन से डायरेक्टली 7.2 माइक्रोन तक घट जाएंगे। फिर इन सेल्स का न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस दोनों ही धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अगर आपको याद होगा, आरबीसीज एकमात्र ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता।
इस न्यूक्लियस न होने के वजह से उसके आकार में न्यूक्लियस के जगह पर एक गड्ढा बन जाता है और इसी वजह से वो ऑक्सीजन को अच्छे तरह से कैरी कर पाते हैं। अब न्यूक्लियस के जाने के बाद आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आरबीसीज में न्यूक्लियस के जाने के बाद ही आते हैं। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में सप्लाई करते हैं। लास्ट में आरबीसीज की जो प्रॉपर्टीज़ है साइटोप्लाज्म की, वो चेंज हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन के वजह से होता है जो एरिथ्रोसाइट्स को इयोसिन स्टेन डालने पर लाल कलर कर देता है। तो साइटोप्लाज्म जो पहले बेसोफिलिक था वो इसिनोफिलिक हो जाता है। अब ये चेंजेस आप एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस में देख सकते हैं। एरिथ्रोपोइसिस कुल 6 स्टेजेस में होता है। इसका पहला स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या मेगैलोब्लास्ट। मेगालोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट CFUE से निकले हुए सबसे पहले सेल्स होते हैं। ये सेल्स CFUE से जन्मते हैं और इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। यही रीज़न है कि इन्हें मेगैलोब्लास्ट यानी मेगा यानी बड़े ये नाम रखा हुआ है। ये 20 माइक्रोन डायमीटर जितने बड़े होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा होता है जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेल को कवर कर देता है। इन सेल्स में एक या दो छोटे न्यूक्लियोलाई होते हैं और रेटिकुलर नेटवर्क होता है। अब इस स्टेज में इस सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये सेल स्टेनिंग में बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म के साथ पाए जाते हैं। ये सेल्स डिवाइडिंग है जो कई बार मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि इस स्टेज में अभी भी साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है। तो नेक्स्ट स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की। अब इतनी बार जो मल्टीप्लिकेशन हुआ और फिर ये सेल्स बने तो इन सेल्स का डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में सेल का डायमीटर 20 माइक्रोन से घटकर 15 माइक्रोन जितना होता है। अब इसमें न्यूक्लियस और रेटिकुलर नेटवर्क तो होता है बट न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाला क्रोमेटिन नेटवर्क भी गाढ़े होने लगते हैं। अब स्टेज में सेल्स को बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस सेल का साइटोप्लाज्म अभी भी बेसोफिलिक नेचर का होता है। बेसोफिलिक यानी वो स्ट्रक्चर्स जो बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाते हैं। बेसोफिलिक और इसिनोफिलिक को स्टेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। अब ये बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो डेवलप होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। अब आपको याद होगा कि आरबीसीज वैसे तो काफ़ी मोटे साइज़ के होते हैं पर विकसित होते होते साइज़ में घटते हैं। तो पहले स्टेज के बाद ऑलमोस्ट हर स्टेज में इनकी साइज़ कम होने वाली है। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में फिर से सेल की साइज़ कम होती है और वो 10 से 12 माइक्रोन के बन जाते हैं। तो मेगैलोब्लास्ट में साइज़ थी 20 माइक्रोन, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में 15 माइक्रोन और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में 10 माइक्रोन। अब इस स्टेज में सेल में न्यूक्लियस तो होता है पर जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो और ज़्यादा गाढ़ा और कंडेंस हो जाता है। अब वैसे तो ये सेल्स का साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक था बट इसमें अब हीमोग्लोबिन आ जाता है जो इस सेल को स्टेनिंग के दौरान बेसिक और एसिडिक दोनों स्टेन से स्टेन करता है। इस वजह से इस सेल को पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। यही सेल्स फिर आगे जाकर लेट नॉर्मोब्लास्ट में विकसित होते हैं। लेट नॉर्मोब्लास्ट में फिर से सेल की साइज़ कम हो जाती है और वो 8 से 10 माइक्रोन के हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस बहुत ही छोटा हो जाता है और क्रोमेटिन नेटवर्क और गाढ़ा हो जाता है जिस वजह से इसे इंक स्पॉट न्यूक्लियस भी कहते हैं। जैसे इंक का ड्रॉप दिखता है वैसे ही ये न्यूक्लियस नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की मात्रा सेल्स के अंदर बढ़ने लग जाती है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा साइटोप्लाज्म में
उतना ही वो एसिडोफिलिक बन जाएगा। सो अब इस सेल को हम ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट कहने लगते हैं, क्योंकि अब ये सेल्स पिंक कलर के दिखने लग जाते हैं। ये लास्ट स्टेज है जब इस सेल में न्यूक्लियस होता है। जब तक इन सेल्स में न्यूक्लियस है तब तक वो नॉर्मली बोन मैरो से बाहर नहीं निकलते। तो अब नेक्स्ट स्टेज जाने से पहले न्यूक्लियस का गायब होना ज़रूरी होता है और सेल्स ये पिक्नोसिस के मदद से कर पाते हैं। पिक्नोसिस का मतलब होता है गाढ़ा होना या कंडेंस होना। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल्स इकट्ठा होकर गाढ़े हो जाते हैं और फिर यही न्यूक्लियस सेल एक्सट्रूड करता है, यानी बाहर फेंक देता है। न्यूक्लियस को बाहर फेंकने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी है कि न्यूक्लियस के बाहर जाते ही ये सेल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वो आराम से किसी भी शेप में मुड़ सकते हैं और इस वजह से वो छोटी छोटी कैपिलरीज में भी आराम से गुजर पाते हैं। सेल्स में से न्यूक्लियस के बाहर जाते ही वो सेल नेक्स्ट स्टेज में जाता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स या इमेच्योर आरबीसीज मैच्योर आरबीसीज से थोड़े मोटे होते हैं, तो ये अराउंड 8 से 9 माइक्रोन के होते हैं। अब क्योंकि जब न्यूक्लियस गया था तो उसने अपना टूटा फूटा रेटिकुलर नेटवर्क वही सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया था, और क्योंकि इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर नेटवर्क पाया जाता है तो इसीलिए इन्हें रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। रेटिकुलो यानी रेटिकुलर नेटवर्क और साइट्स यानी सेल्स। अब नवजात शिशुओं में रेटिकुलोसाइट काउंट 2% से 6% होता है, यानी 2 से 6 रेटिकुलोसाइट्स हर 100 आरबीसीज के बराबर शरीर में मौजूद होते हैं। पर धीरे धीरे ये काउंट कम होता है और एडल्ट्स में ऑलमोस्ट 0.5 से 2.5% के बीच में पाया जाता है। अगर इसका काउंट कभी कम हो जाए तो वो एनीमिया को दर्शाता है। इसका मतलब होता है कि बोन मैरो अच्छे तरह से आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जिस वजह से पेशेंट को अनीमिया हो गया है। अब रेटिकुलोसाइट्स बेसोफिलिक होते हैं। रेटिकुलर नेटवर्क और बाकी टूटे हुए सेल के ऑर्गेनल्स के मौजूदगी के वजह से इस स्टेज में सेल्स हमारे सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो ये आरबीसीज स्क्वीज होते हैं और हमारे कैपिलरीज में एंटर होते हैं, और इस प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी में डायपेडिसिस कहते हैं। अब डायपेडिसिस के बाद लास्ट में आता है आरबीसीज का मैच्योर्ड स्टेज, जिसमें मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। तो अब रेटिकुलोसाइट्स के मौजूद रेटिकुलर नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है और सेल दोनों तरफ से कॉन्केव या खोखला बन जाता है। तो अब आरबीसीज बाइकॉन्केव शेप का बन जाता है। सेल की साइज 7.2 माइक्रोन डायमीटर की हो जाती है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इस मैच्योर्ड आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। रेटिकुलोसाइट से आरबीसीज को मैच्योर होने में 2 दिन लगते हैं, जबकि प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज से रेटिकुलोसाइट बनने में ऑलमोस्ट 5 दिन लगते हैं। तो एक पूरा आरबीसी बनने में करीब करीब 7 दिन लगता है। आरबीसीज 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो इसी के साथ एरिथ्रोपोएसिस ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। सी यू सून।